from user defined data type to basic data type, like as in this example. For example, there is an object obj1 of that belongs to a particular class. We write x is equal to obj1, where x is a simple inbuilt data type, for example floating type, float x. And what we want to do, we want to assign the value stored inside this object into this variable. That is, we want to copy the value stored in this object into a simple variable, simple floating type variable. So this is a conversion from user defined data type into basic data type. Now to do this, the general procedure is the conversion from user defined type of basic data type is done by overloading the cast operator. मतलब क्या है इसका, मतलब जो क्लास आपका होगा, जिस क्लास का ये ऑब्जेक्ट है, उस क्लास के अंदर आप एक फंक्शन लिखेंगे एंड दैट फंक्शन विल बी नोन एज कास्ट ऑपरेटर फंक्शन एंड यू हैव टू ओवरलोड इट. व्हाट इज दैट? फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यहाँ किस में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, एक्स में, फिर आप देखेंगे एक्स का टाइप क्या है. अगर एक्स का टाइप फ्लोटिंग टाइप है तो आप एक फ्लोट फंक्शन लिखेंगे, FLOAT, फ्लोट फंक्शन. दैट इज आल्सो द इनबिल्ट फंक्शन यूज्ड इन C++ compiler, but when you will be writing it inside your class, then that function will be overloaded. जो आपके पास कंपाइलर के पास जो फंक्शन होगी, कंपाइलर के पास भी वही फंक्शन होगी फ्लोट, और आप जो कोड लिख रहे हैं क्लास के अंदर, देयर यू विल अगेन बी हैविंग द सेम फंक्शन विद द नेम फ्लोट. बट सिंस इट इज रिटन इन योर कोड, सो इट विल बी प्रेफर्ड. तो आपके क्लास के अंदर जो फ्लोट फंक्शन में कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा, ना कि जो कंपाइलर के पास इनबिल्ट कोड होगा. लेकिन अगर आप अपने क्लास के अंदर फ्लोट फंक्शन नहीं लिखते हैं, तब उस केस में जो C++ के कंपाइलर के पास इनबिल्ट फंक्शन है, दैट विल गेट एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली. सिमिलरली इफ दिस x इज ऑफ इंटीजर टाइप, तब आप वो जो फंक्शन लिखेंगे जिसको आपको ओवरलोड करना है, इट्स नेम शुड बी int फंक्शन. और ये जो चाहे इंट हो, फ्लोट हो, या जो भी इस वेरिएबल x का डेटा टाइप होगा, उस डेटा टाइप के नाम से आपको एक ऑपरेटर फंक्शन लिखना पड़ेगा एंड यू हैव टू राइट द कन्वर्जन कोड. जो भी आप कन्वर्ट करना चाहते हैं उसी ऑपरेटर फंक्शन में लिखना पड़ेगा आपको. कैसे करेंगे वो हम अभी एग्जांपल में देखेंगे, अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है. लेकिन हियर यू नीड टू रिमेंबर द जनरल रूल. In previous example or in previous case where we want to convert a basic data type into an object, उसमें क्या किया हमने? What is the rule? भाई जो आपका ये जिस क्लास के अंदर जिस क्लास का ये ऑब्जेक्ट है, उस क्लास के अंदर आप कंस्ट्रक्टर बना लो और उसमें एक वही डेटा टाइप होना चाहिए एज ए पैरामीटर, which is the data type of this x variable whose value you want to place inside this object. But in this case where you want to convert from user defined to basic data type, यानी कि उसका उल्टा, तो what you want to do, you need to write an operator function inside the class to which this object belongs, and the name of that operator function should be the data type of this variable into which you want to copy the value of this object. There are certain characteristics associated with that object function, that operator function. First is you do not need to write the return type of that function. आपको सिर्फ फंक्शन का नाम लिखना है, रिटर्न टाइप वो ऑटोमेटिकली डिसाइड करता है. अगर फ्लोट फंक्शन होगा तो उसका रिटर्न टाइप फ्लोट ही होगा हमेशा. इफ इट इज इंट फंक्शन देन द रिटर्न टाइप विल ऑलवेज बी इंट. एंड आल्सो यू डोंट नीड टू pass any argument. It gets automatically called and automatically the complete object is being accessed there. इसको पढ़ते पढ़ते there will be a lot of confusion. That's why I have shown example. लेकिन सबसे पहले सिंटेक्स. तो जनरल रूल क्या है भाई, जो obj1 था उस क्लास, मान लीजिए वो ये क्लास है, उस क्लास के अंदर एक ऑपरेटर फंक्शन लिखेंगे आप. ठीक है, ऑपरेटर जो ये डेटा टाइप होगा वो, और उसके अंदर आप वो कोड लिखेंगे जिसकी वजह से वो कन्वर्ट होगा. दिस इज द जनरल सिंटेक्स ऑफ फॉर कन्वर्टिंग योर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इनटू अ बेसिक डेटा टाइप. इस एग्जांपल के क्लियर. नाउ टू फर्दर क्लैरिफाई द concept I have given an example here. It is conversion from user defined to basic data type. पिछले क्लास में हमने इसका देखा था, बेसिक डेटा टाइप से यूजर डिफाइंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे. आज उसका होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन आई एम क्रिएटिंग ए क्लास whose name is Celsius class. It has got, अच्छा सबसे पहले मैं मेन पे आ जाता हूँ. मैं बताता हूँ आपको प्रॉब्लम है क्या. मैंने क्या किया है, मैं आई हैव क्रिएटेड ए ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास Celsius. ये है ऑब्जेक्ट Celsius क्लास का. I have created a simple variable which is of the type float, FER. So FER is the simple inbuilt. It is a variable which belongs to a simple inbuilt data type float. ये किसी क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं है. Then this is a simple function with which you are storing the values inside the data members of this object CEL. Now this is the line where you will be having a problem. What you want to do, you want to copy the contents of CEL, that is an object, inside this variable FER, which is of
which is of simple type, which is floating type variable. तो आप ऑब्जेक्ट से वैल्यू उठा के एक सिंपल वेरिएबल में डालना चाहते हैं, तो उसके लिए बड़ा उस माइक इज ऑन, ओके। तो ये लाइन जब आप लिखेंगे, जो मैंने अभी प्रोसीजर डिस्कस किया स्लाइड्स में, अगर उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं करेंगे, देन दिस प्रोग्राम विल रन इनटू एन एरर, because it will ask you that you are assigning the object value inside a simple variable which cannot be done by compiler itself. You have to write the code. अब ये इतना नहीं बताएगा you have to write the code, आपको खुद figure out करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस लाइन को हम एनालाइज कर रहे हैं, that is we want to convert the object into a simple variable. For this, what do we have to do? जो हमने अभी डिस्कस किया स्लाइड्स के अंदर रूल, the rule is that the class to which this object belongs, we have to write this operator function, and that operator function, its name should be same as the data type of this simple variable fer. fer किस टाइप का है? float. तो आपको float operator बनाना पड़ेगा, उसके अंदर आपको कन्वर्जन का कोड लिखना पड़ेगा। तो उसके बाद सीधे ही आप fer को, ये जो सिंपल वेरिएबल है, उसको डिस्प्ले कर रहे हैं। सो दिस इज योर मेन फंक्शन, एंड here we have discussed the problem. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए what we have done, we have created this class Celsius. It has got only one data type, data member, that is temper, represents temperature, which is of the type float. It has got this default constructor, बस एक ही constructor है। दूसरा इसके अंदर एक simple member function है which gets displayed and asks the user to enter the value of the temperature in Celsius, and it gets stored in this temper. Now this temper is the data member. तो अगर मैंने मेन के अंदर इसको किससे कॉल किया है, मैंने अगर इसको कॉल किया है CEL से, तो CEL ऑब्जेक्ट जो है, उस ऑब्जेक्ट का जो temper होगा, टेम्परेचर होगा, उस टेम्परेचर में ये टेम्परेचर स्टोर हो जाएगा। सो these things are simple. ये जो यहाँ तक मैंने हाईलाइट किया, ये और ये फंक्शन, तो these are simple. Now this is the extra function that we are writing. What we are writing, we are actually, रूल क्या था भाई, हमें जिसमें कन्वर्ट करना है उसका एक ऑपरेटर फंक्शन लिखना पड़ेगा, और उस ऑपरेटर फंक्शन का नाम वही होगा जो उस वेरिएबल का डेटा टाइप होगा जिसमें हम कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो किस में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं? यहाँ मेन के अंदर आप देख सकते हैं, हम कन्वर्ट करना चाहते हैं fer में, एंड fer is of the type floating or float data type. So we need to write a float function. अब ये फ्लोट फंक्शन जो होती है, ये कंपाइलर के पास भी लिखी हुई होती है, यूजुअली वही एग्जीक्यूट होती है। लेकिन अगर मैंने अपने कोड में लिखा, अब ये वाली फंक्शन एग्जीक्यूट होगी जब भी इसकी जरूरत होगी। जो C++ कंपाइलर के पास इनबिल्ट फ्लोट फंक्शन है, दैट विल नॉट गेट एग्जीक्यूटेड। सो इन अ वे देयर आर टू फंक्शंस, फ्लोट फंक्शन विद द सेम नेम, वेयर both the functions have got same this name, but they may have different arguments. तो इसमें क्या होता है, एक्चुअली दिस इज ओवरराइडिंग। हालांकि हमने अभी वो कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं डिटेल में, फिलहाल के लिए आप मान लीजिए दिस इज ओवरलोडिंग, वेयर द फंक्शंस विद द सेम नेम हैव are there, but among them only one function will get executed. तो इस केस में कौन सा एग्जीक्यूट होगा? Since you are explicitly writing the code of this float function, तो जो कोड फ्लोट फंक्शन का C++ कंपाइलर के पास ऑलरेडी है, वो कोड अब एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये कोड एग्जीक्यूट होगा। Its preference will be higher than that of the code that is automatically implemented. इसीलिए मैंने जो जनरल रूल था वहां पे लिखा था, you have to overload. ओवरलोड मतलब भाई यहाँ पे तो एक ही फ्लोट फंक्शन आपको दिख रही है, तो ओवरलोड कहाँ हो रहा है? But there is, because this float function is also the inbuilt function of C++ compiler that is automatically written here, लेकिन जो हमें दिख नहीं रही है, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, ये एग्जीक्यूट हो रही है। So there are two functions with the same name float, but among them only one gets executed when this line gets executed by CPU. So this is overloading. But what we are overloading, हम उस फंक्शन को ओवरलोड कर रहे हैं जिसका नाम उस वही डेटा टाइप होगा जिस डेटा टाइप में हमें कन्वर्ट करना है। fer का डेटा टाइप फ्लोट है, तो हमें फ्लोट फंक्शन ही लिखनी पड़ेगी। Now this is an operator function, ख्याल रखना है इसका। That's why we are writing this keyword operator. Another rule was that it will not take any argument, तो argument खाली छोड़ना है। Then this is the code for converting this object into this simple variable. What we are doing, we are creating a simple local variable. अब ये जो fer है और ये जो fer है, these are different. आप यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल f लिख सकते हैं। मैं f लिख लेता हूँ यहाँ, f एंड रिटर्न f, ये चल जाएगा, उसमें कोई फर्क नहीं। पहले हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, फिर उसको भी देखेंगे एग्जीक्यूट करके। तो क्या होगा, आई एम क्रिएटिंग ए लोकल वेरिएबल इन दिस विच इज whose scope is only limited to this function, इस fer का स्कोप। देन व्हाट आई एम राइटिंग, भाई जो temper है, अब नाउ व्हाट इज दिस temper? temper इज द मेंबर, डेटा मेंबर ऑफ दिस क्लास। तो ये किसी ऑब्जेक्ट का होगा, किस ऑब्जेक्ट का होगा भाई? ये होगा इस CEL ऑब्जेक्ट का। तो CEL ऑब्जेक्ट का जो
TEMPER है, that is the temperature, multiply it with 9 and divide by 5 plus 32. That is the formula for converting Celsius into Fahrenheit. तो वहां से जो वैल्यू आ जाएगा, प्लेस इट इन दिस लोकल वेरिएबल एंड रिटर्न द वैल्यू ऑफ दिस FER लोकल वेरिएबल. तो ये उठ के किस में आ जाएगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा and its value जो भी वहां से रिटर्न होगा that will be stored in FER and FER will get displayed. Now another you people may be having confusion that when will this operator function will get executed. तो सबसे पहले जब ये वाली लाइन execute, compiler पहले इस लाइन को execute करेगा, then second line, then third line. Now when fourth line will get executed, it will check, since there is a conversion from the programmer wants to convert an object into a basic data type, so it will check the data type of this variable into which we want to convert, that is FER. It will check its data type is float, correct. Then it will, in the second step, the compiler will check, is there any float operator function defined? Yes, it is defined, so there will be no error. Then what will be done? CPU will be now this is the compilation step. Now after the program is being compiled, then the CPU will, when this line will get executed, it will automatically, when this line gets executed, it will pass this CEL object to this float operator function. Why float operator function? Because it will check, CPU will again check that we want to convert it into FER, and FER has the data type float. So it will pass the from this line, it will pass the control to this float function. These three lines will get executed, and finally value will be returned, and that will be substituted here. So hypothetically you can imagine this CEL gets deleted and it is replaced by the value that is being returned by this float function. Then the value returned will be placed in this variable FER, and finally we are displaying this FER. Clear? So this is the general procedure if you want to convert an object into a simple data type. And the rule is, I am again and again repeating so that you people can remember this rule. When we are converting an object into a simple variable, we have to write an operator function whose name is same as that of the data type of this variable into which we want to convert, and write our code, user defined code that converts your object into a simple variable. अब object के अंदर for example there are, for example इसमें एक और पैरामीटर होता है name. अब name की जरूरत मुझे है नहीं. मान लीजिए यहाँ ये जो डेटा टाइप है, डेटा टाइप यहाँ पे टेम्परेचर है सिर्फ. मान लीजिए यहाँ एक और होगा स्ट्रिंग नेम, लेकिन कन्वर्जन में मुझे नाम तो चाहिए नहीं. मैं सिर्फ इस टेम्परेचर पे काम करूंगा, इसको कन्वर्ट करूंगा एंड रिटर्न ओनली दिस FER. तो ऑब्जेक्ट को किसी वेरिएबल में कन्वर्ट करने का मतलब ये नहीं है कि ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी इनबिल्ट डेटा मेंबर्स होंगे, यू हैव टू कन्वर्ट ऑल द डेटा मेंबर्स. नो, यू नीड टू ओनली कन्वर्ट द वन डेटा टाइप और प्रोसेस ओनली वन डेटा टाइप. या तो आप क्या करेंगे, आप उन सब का जितने, अगर उसके अंदर बहुत सारे फ्लोट है, उन सब का सम करेंगे, एवरेज निकालेंगे, या जो भी आपका प्रॉब्लम होगा, उस प्रॉब्लम के हिसाब से यू कैन कन्वर्ट दैट इनटू अ सिंपल डेटा, सिंपल वेरिएबल. नाउ इट डिपेंड्स अपॉन योर, भाई ये जो कोड होगा, दिस कोड विल डिपेंड अपॉन, इसमें ये जो लास्ट लाइन है रिटर्न द वैल्यू, सॉरी, इट विल रिमेन द सेम, बट दीज टू लाइन्स विल चेंज डिपेंडिंग अपॉन योर प्रॉब्लम. भाई जैसा आप कन्वर्ट करना चाहते हैं वैसा आपका कोड यहाँ पे होगा. इज इट अंडरस्टूड? एनी कंफ्यूजन? सो नाउ इफ वी विल रन इट, गिव मी 1 minute. We are compiling it. It is successfully compiled. रन कर दिया हमने. अब क्या पूछ रहा है? एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस. ये क्यों हो रहा है? बिकॉज दिस लाइन is getting executed. It passes the control to this simple member function where it is asking enter temperature, and it wants to save it into the temper of CEL object. तो मान लीजिए मैंने सेल्सियस में दे दिया 36. Then what it will print? It will print this message: temperature in Fahrenheit is equal to 96.8. Answer is correct. Why? Because when this line gets executed, the control is shifted to this float function. Automatically, this CEL object is passed, and when I am accessing TEMPER, it will access this 36. 36 into 9 divided by 5 plus 32. The expression will get executed. It will be placed in FER, that is 96.8. 96.8 will be returned. तो यहाँ पे आ जाएगा 96.8. That will be placed in FER. Then this string will get displayed, temperature in Fahrenheit measurement, and the value of this variable. So in this way, now as you have seen, the program gets successfully executed without producing any error. That's because you have written this operator function.
if you have not written this operator function, that it may have given this error. कैसे? मान लीजिए इसको मैं कमेंट कर लेता हूं, यहां से लेके यहां तक. Now if I will compile it, look what's the error. Cannot convert celsius to float. क्यों? क्योंकि मैंने जो कन्वर्जन का कोड था उसको हटा दिया, मैंने उसको कमेंट कर दिया लाइंस को. आप देख सकते हैं अब जब आप ये लाइन लिख रहे हैं सेल्सियस इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट, it is running into an error, program is not getting executed. But if I will remove this comment, so these lines are now incorporated. अब इस केस में जब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूं फर्स्ट टाइम कंपाइलिंग, आप देख सकते हैं कंपाइल हो गया. तो उस केस में ये कंपाइल भी नहीं होगा, बिकॉज कंपाइलर विल चेक भाई आप जो कन्वर्ट करना चाहते हैं, जिसमें आप कन्वर्ट करना चाहते हैं उस डेटा टाइप का तो कोई ऑपरेटर फंक्शन है नहीं, सो वी कैन नॉट कंपाइल दिस कोड. तो ये कंपाइल टाइम एरर ही आ जाएगा. रन टाइम एरर तो यहाँ पे आ सकता है जब when we are running. So यहाँ पे 36, आंसर इज 96.8. Is this concept cleared? Any confusion regarding this? और any question जो पिछले सेशन में रह गया था, कोई क्वेश्चन? तो उसमें हमने दो सब कैटेगरीज देख ली, कन्वर्जन फ्रॉम बेसिक टू यूजर डिफाइंड, देन यूजर डिफाइंड टू बेसिक. नाउ वी विल बी डिस्कसिंग हाउ टू कन्वर्ट बिटवीन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. सबसे पहले देखेंगे इसकी जरूरत क्या है, तो उसके बाद इसको हम देखेंगे. सो नाउ इन दिस कैटेगरी वी आर कन्वर्टिंग इन, अच्छा वो मैंने वहीं पे लिख दिया है. सो वी नीड टू कन्वर्ट बिटवीन different user defined data types. मतलब क्या है इसका? For example, inside my main code या main function, I am writing object1 is equal to object2. ठीक? And this object1 belongs to class A and this object2 belongs to class B. Now there is a problem. अगर आपने ऐसा लिखा होता object1 is equal to object2 where this belongs to class A and this also belongs to class A, then there won't have been any problem. It will automatically get executed. Why? Can anyone answer? Because the answer is that this assignment operator is by default overloaded by C++ compiler. But for this, for example, this object1 has 2 data members and this object2 which belongs to class B, it has 4 data members. भाई अब कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा. भाई इफ यू आर राइटिंग ऑब्जेक्ट O1 is equal to O2, then which among these 4 data members will be copied and placed in this 2 data members? यहाँ 4 स्लॉट्स अवेलेबल है और कॉपी करना है मुझे 2 स्लॉट्स में. अब इन 4 में से किसको मैं उठाऊं? क्या सबको उठाऊं फिर डालूं किसमें? सो यू नीड टू डिफाइन द कोड. तो यहाँ पे कंपाइलर एरर दे देगा, ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट नहीं होगा, जबकि ऐसा यहाँ पे नहीं होगा. सिंस हियर O1 एंड O2 बोथ बिलोंग टू क्लास A, तो जितने स्लॉट्स या जितने डेटा मेंबर्स ऑब्जेक्ट 1 में होंगे उतने ही स्लॉट्स, सिमिलर स्लॉट्स और एंड सेम स्लॉट्स विल बी इन क्लास 2. सो देयर विल बी 1-to-1 कॉपिंग और 1-to-1 मैपिंग. ये स्लॉट इसके अंदर आ जाएगा, ये स्लॉट इसके अंदर, एंड दिस स्लॉट विल बी कॉपीड टू दिस. So there will be no confusion. So compiler can automatically execute this code using overloading the assignment operator. But here, compiler cannot automatically overload this assignment operator. Why? Because first we need to convert this object1 into that form, that intermediate form. For example, this is I intermediate form, where it can resemble with object1. Then it can place this intermediate form into this object1. Clear? तो ये है इसका क्या बोलते हैं इसको. This is why we need to study how to convert between user defined data types. That is, object1 is user defined data type as well as object2 is again user defined data type, but both belong to different classes. For that, if we are assigning their values to one another, either from object2 to object1 or from object1 to object2, for that we need to convert we need to first perform the conversion, only then we can assign the value. Clear? तो इसके लिए मुझे कोड लिखना पड़ेगा. किसी को भी अगर इस दौरान कंफ्यूजन हो रहा है तो वो बता सकता है. तो यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दी, here object2 can have 4 slots, 4 data members, and object1 can have only 2 data members. So for that you need to tell the compiler that which among these values will be placed in this. So you need to write the code, you need to write the function. Compiler खुद वो function नहीं लिख सकता. मान लीजिए ये 4 instructions आपको लिखनी पड़ेंगी. Now where to write these instructions? क्या इसको मैं क्लास A के अंदर लिखूं या इसको क्लास B के अंदर लिखूं? Depending upon that you have 2 subcategories. First is conversion in destination object and another is conversion in source object. अगर आप ये जो कोड है B क्लास B में लिखेंगे, to which object O2 belongs, and O2 क्या है? सोर्स, क्योंकि यहीं से तो डेटा उठ के जा रहा है O1 में, so O2 is the source. And if you are writing the conversion code into the class B,
to which this source object belongs. तो उस कैटेगरी को हम बोलेंगे conversion in source object. But if you are writing your code in this class A, which to which the destination object O1 belongs. Destination object क्यों कहेंगे इसको, क्योंकि यहाँ से O2 से डेटा उठ के O1 में आ रहा है, so the destination of data is O1 and you are writing the code of conversion into into that class to which the destination object belongs. तो इस कैटेगरी को क्या कहेंगे, इस केस को क्या कहेंगे, कन्वर्जन इन डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट. अब अगर आप ए के अंदर इस बी के अंदर लिखेंगे, दैट इज अगर सोर्स को ऑब्जेक्ट में लिखेंगे, सोर्स क्लास में लिखेंगे, उसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है. एंड इफ यू आर राइटिंग द कन्वर्जन कोड इन डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट, इट्स मेथड इज अ बिट डिफरेंट. दैट्स व्हाई वी इसके बाद हम ये इन दो का सिंटेक्स देखेंगे और इनमें से एक थोड़ा सा टिपिकल है, उसकी एग्जांपल मैंने दिखाई है, दूसरा आप खुद कर सकते हो.